Hello students, today we are going to start a new chapter that is life process. आज हम इस वीडियो में देखेंगे लाइफ प्रोसेस 10th बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस है ना। बायोलॉजी का आज पहला चैप्टर देखेंगे लाइफ प्रोसेस। तो इससे पहले कि हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करें चैप्टर, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, है ना। क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो पहले क्या देखेंगे हम, पहले हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद जो हमें बेसिक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस पढ़नी है ना। इस चैप्टर के अंदर हम 4 बेसिक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन, सेकंड वन रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन एंड द लास्ट वन इज द एक्सक्रीशन, है ना। और लास्ट में हम माइंड मैप देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन से, है ना। इंट्रोडक्शन से फिर न्यूट्रिशन देखेंगे। आज के इस वीडियो में न्यूट्रिशन देखेंगे, प्लांट और एनिमल के न्यूट्रिशन देखेंगे। तो हम पहले अगर शुरू करें लाइफ प्रोसेस, तो जब भी हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में फर्स्ट जो लाइफ वर्ड से पिक्चर आती होगी आपके वर्ड में, आपके दिमाग में वो क्या आती होगी? लाइफ का मतलब लिविंगनेस, है ना। कहीं ना कहीं हम लाइफ वर्ड को एंगेज करते हैं, लिंक करते हैं किसके साथ? लिविंगनेस के साथ, लाइफ के साथ। दैट मीन्स ऐसी प्रोसेस जो लिविंगनेस को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ऐसी बेसिक फंक्शन, है ना, कोई भी ऐसी बेसिक फंक्शंस जो परफॉर्म करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिविंगनेस को मेंटेन रखने के लिए, दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो हम लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्लियर यहां तक? अब इतनी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन सब में से सब हमें यहाँ पढ़नी नहीं है। बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है, लाइक रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बढ़ते रिस्पॉन्डिंग है, रिस्पॉन्स है, न्यूट्रिशन है, एस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है ना। बट हमें यहाँ 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये जो सारी लाइफ प्रोसेस है, ये लाइफ प्रोसेस मेन जो फीचर है, मेन जो डिफाइनिंग फीचर है, किसका फीचर है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, है ना। अलॉन्ग विद द अदर डिफाइनिंग फीचर लाइक रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, है ना, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा। लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स दीज ऑल प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में होगा, मल्टीसेलुलर में होगा, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स। आप 9th के अंदर पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, है ना। लाइफ प्रोसेस प्रेजेंट होंगी किसके अंदर? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर, वेदर इट इज यूनिसेलुलर, वेदर इट इज मल्टीसेलुलर, वेदर इट इज प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सभी के अंदर लाइफ प्रोसेस पाए जाएंगे, है ना। उसकी अलग अलग फीचर्स हो सकती हैं। हाँ, यूनिसेलुलर के अंदर क्या हो सकती है? एक ही सेल के अंदर सारी मेटाबॉलिज्म, हर चीज एक ही सेल के अंदर होगी। मल्टीसेलुलर के अंदर अलग अलग सिस्टम्स होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स परफॉर्म करेगी, बट यही डिफरेंस होगा। बट लाइफ प्रोसेस होगा सबके अंदर। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रीदिंग, ग्रोइंग, requiring nutrition, producing offspring, that means reproduction, respond to the external stimuli, distinguish them from the non-living things। तो कुछ ना कुछ ऐसी बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो कि हमें लिविंगनेस से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग में डिफाइन करती है, डिफरेंशिएट करती है ना। कुछ यहाँ पे जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है लाइक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के अंदर आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन हमें यहाँ पढ़नी है। रिप्रोडक्शन के लिए अलग चैप्टर है, हम अलग पढ़ेंगे। तो लाइफ, व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, डिफाइनिंग फीचर आएंगे। लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या समझते हैं हम? डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस कि सिंपली क्या समझते हैं? सेल, सेल से क्या मिलेगा, बनेगा? टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, है ना। फिर क्या बनेगी? पूरी बॉडी बनेगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशन है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी। तो दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेडअप ऑफ सेल्स, हमारी पूरी जो लिविंग बॉडी होती है किससे मेडअप होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या हो गया कि हम कितने, जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होती है हम रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। कोई भी स्टिमुलस हो, चाहे वो थर्मल हो, फोटो हो, पेन हो, कुछ भी तरह की जो स्टिमुलस होती है हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। दैट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। आप नेक्स्ट
हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे कि बेसिक डिफाइनिंग फीचर किसका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डेट इज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, वो पढ़ेंगे आप। रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्टेनिंग एनर्जी, यूज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, किसके अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ेंगे। करेक्ट, ये सारी चीजें क्लियर है आपको, है ना। अब क्या देखना है आपको, आगे क्या देखना है, दैट इज लाइफ प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस को कैसे हम डिफाइन करेंगे वो देखने, तो डिफिनेशन आपने देख लिया, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेस है, क्यों हम लाइफ प्रोसेस हमें चाहिए, है ना, हम ऐसा क्यों करते हैं, तो हमें यहाँ देखना है क्या करेंगे हम, टू मेंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए, है ना, क्योंकि हम मूव करते हैं, स्लीप करते हैं, उन सब सारी कंडीशन में, चाहे हम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बैठे हो, सोए हो, उस सारी कंडीशन में हमारी बॉडी जो है रेस्ट नहीं करती, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बेसिक जो लाइफ प्रोसेस है, लाइक सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन, वो चलते रहते हैं। तो ये सारी लिविंगनेस के कैरेक्टर्स हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस और ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हमें यहाँ का पढ़नी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर द एग्जांपल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल दिस प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल्स। देखिए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में क्या डिफरेंस है, लाइफ प्रोसेस में होता है, दोनों में लाइफ प्रोसेस सेम ही है, बट यूनिसेलुलर के अंदर बिकॉज दे हैव ओनली वन सेल्स, तो इसी के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, इसी के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, इसी के अंदर क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, इसी के अंदर क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां पे मल्टीपल सेल है, उसके अंदर क्या होगी, they have separate cells, they have separate tissue, they have separate organ for different type of life process, है ना। एक्सक्रीशन के लिए अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में, डाइजेशन के लिए अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेशन के लिए अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब आगे हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, जैसे हमें न्यूट्रिशन देखना है ना, फिर डाइजेशन देखेंगे, इसके बाद फिर रेस्पिरेशन देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे, ट्रांसपोर्ट देखेंगे और एक्सक्रीशन देखेंगे, एटसेट्रा। क्लियर यहाँ तक, चलिए कहाँ मूव करते हैं हम, न्यूट्रिशन पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, है ना, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे हमें मूव करनी। तो जब भी हमें न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम सबसे पहले कहाँ जाता है हमारा दिमाग, सबसे पहले खाने पे जाता है दिमाग, कि हम कैसे ईट करते हैं, क्या हमारा मेथड है ना, कैसा क्या हमारा मूड है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मूड देखते हैं हम, कोई मीट खा रहा है, कोई फ्लेश खा रहा है, कोई कार्निवोरस है, कोई हर्बीवोरस है, कोई पैरासिटिक है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमें दिखते हैं आसपास में, है ना। प्लांट्स की अलग न्यूट्रिशन है, एनिमल की अलग न्यूट्रिशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग न्यूट्रिशन है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो न्यूट्रिशन सिंपली हमें डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, है ना। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक्वायर, किसी भी फूड को रेदर एक्वायर करते हैं और उससे नरिशमेंट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्वायरिंग द फूड विच इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट फॉर द सस्टेनेंस। लाइफ को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन मीन्स एनर्जी चाहिए, उससे हम थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करेंगे और उस न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, फूड लेना पड़ेगा, फूड एक्वायर करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। ग्रोथ के लिए डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं, जो मेजर हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट इज द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एटसेट्रा, है ना। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, उस बेसिस पे हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ब्रॉडली टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, है ना, और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करे, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक। हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहे, दैट इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक, है ना। और ये जो फॉलो करेंगे ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑटोट्रॉफिक मोड फॉलो करेंगे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ एंड नेक्स्ट वन इज द कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ वैसे ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे केमिकल के प्रेजेंस में, दैट मींस केमिकल के हेल्प से, दैट इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ।
Heterotrophics are further classified into three category, that is known as holozoic mode of nutrition. Next one is the saprophytic mode of nutrition, and the last one is the पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, बारी बारी से इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे, है ना, कि होलोजोइक क्या होता है, सेप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है। तो बेसिक आपको इतना आना चाहिए कि जब भी आपसे न्यूट्रिशन के बारे में पूछे तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखिए, न्यूट्रिशन का मोड लिखिए, इसको क्लासिफाई कीजिए ऐसे ही चार्ट के फॉर्म में, है ना, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। कैसे? ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोटोट्रॉफ और कीमोटोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ जो कि लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। कीमोटोट्रॉफ्स लाइक सम बैक्टीरिया, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया, है ना, that is known as chemototrophs, rhizobiums, nitrogen fixing materia. And the heterotrophs are further classified into the holozoic mode of nutrition, saprophytic and parasitic. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको पढ़ेंगे हम अलग से, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। होलोजोइक, होलो मतलब क्या है, कैसे ध्यान रखेंगे? होलो मतलब होल, जोइक मतलब क्या होता है, फूड टेक करना, न्यूट्रिशन लेना। बट होलोजोइक मतलब जो पूरा का पूरा सॉलिड फूड इंटेक करे, दैट मीन्स पहले फूड इंटेक करे देन आफ्टर डाइजेशन, दैट इज नोन एज होलोजोइक। तो इसमें क्या है, आप एक चीज ध्यान रखना, आपको पहले क्या होगा, फर्स्ट इंटेक होगा और देन क्या होगा, डाइजेशन होगा। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा सेप्रोफिटिक में, फर्स्ट डाइजेशन एंड देन इंजेशन। सेप्रोफिटिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है होलोजोइक से, कि मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फूड है ना, मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फूड्स हैं। इस फूड्स पे क्या करेगी सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, पहले एंजाइम स्प्रिंकल करेगी, एंजाइम छिड़केगी, है ना, एंजाइम छिड़केगी। इस एंजाइम की हेल्प से इसको कन्वर्ट करेगी सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, है ना, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। और इस कन्वर्जन के बाद जब ये सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तब इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, इंजेस्ट करेगी। तो होलोजोइक में क्या होता है, पहले इंजेशन फिर डाइजेशन। सेप्रोफिटिक में पहले डाइजेशन फिर इंजेशन। होलोजोइक का सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, हम ह्यूमंस आर द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फॉलो होलोजोइक mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition followed by the saprophytic organism, bacteria, fungus, etc. And the last one is the parasitic mode of nutrition. क्या बोलते हैं, लास्ट वन इज द पैरासिटिक। नाम से स्पष्ट है, पैरासाइट मतलब जो अपने फूड के लिए किसी होस्ट पे डिपेंड हो। होस्ट मतलब क्या होता है, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उसको प्रोवाइड करे फूड, है ना। इसमें क्या होता है, एक होता है होस्ट और एक होता है क्या, पैरासाइट्स, है ना। अब प्रेजेंस और कि कहाँ प्रेजेंस है पैरासाइट्स, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है या बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हम डिफाइन करते हैं दो टाइप के पैरासाइट्स, दैट इज एक्टोपैरासाइट्स एंड सेकेंड वन इज द एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो, दैट इज ऑन बॉडी, और इन बॉडी दैट इज नोन एज एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स आपका सबसे फेवरेट एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा टिक वर्ड, है ना, आपके सर में क्या होती है, जुए रेंगती है, लाइस, है ना। एक्टोपैरासाइट्स जो कैटल्स के ऊपर, मवेशी के ऊपर जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, दैट इज टिक। एंडोपैरासाइट्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर क्या होती है, वॉर्म होती है, हेलमिन्स होती है, दैट इज नोन एज, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट्स, है ना, एटसेट्रा। लीच इज द ऑल्सो एग्जांपल ऑफ द एक्टोपैरासाइट्स। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ इस चैप्टर में क्या करनी है, देखनी है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, और कैसे उसे हमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाना है। तो न्यूट्रिशन बेसिक फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज फोटोट्रॉफ एंड कीमोटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफिक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक्स। होलोजोइक पहले इंजेस्ट करेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे, सेप्रोफिटिक पहले डाइजेस्ट करेंगे फिर इंजेस्ट करेंगे, एंड पैरासिटिक ना डाइजेस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसे इंजेस्ट करना है ना। उसको क्या किस पे डिपेंड रहना है, होस्ट पे डिपेंड रहना है। तो देखिए क्या है, nutrients are defined as the substance which required for the proper growth of maintenance of the living organism material which provide energy to the organism. All living organism do not obtain food by the same methods, है ना। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेम मेथड से ऑब्टेन नहीं करते फूड, है ना। तो डिफरेंट मोड्स आएंगे, तो डिफरेंट मोड्स के बेसिस पे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफाइन करेंगे। प्लांट्स, बैक्टीरिया हैव ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल टू हेल्प सिंथेसाइज फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis, that means autotrophs. Likewise, animal, fungus and other bacteria depends on the plants
and other organism for food. Based on this, there are two main type of nutrition, that is autotroph and heterotroph. तो आगे क्या देखेंगे हम? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the process of obtaining food and utilizing it to grow, stay healthy and repair and damage of the body part is known as nutrition. है ना? आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स में न्यूट्रिशन का मेन रोल क्या है. अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिशन हम ले क्यों रहे हैं, तो जितने भी बॉडी की रिपेयरिंग मैकेनिज्म है, जितने भी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उन सबको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए. प्लांट प्रोड्यूसेस देयर फूड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स सच एज मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड एटसेट्रा. तो यहां तक पढ़ने के बाद हम किस पे मूव करते हैं? फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसा कि अभी आपको मैंने ब्रीफ दिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है? प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, जिसके पास क्या है? पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, जिसके थ्रू क्या करेगी? वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी. जब भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय द ग्रीन प्लांट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना? बहुत सारे टाइप के ग्रीन प्लांट्स. मेजरली जो ग्रीन प्लांट्स हमारे आसपास दिखते हैं, दैट इज विजिबली अंडर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, नॉट यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर भी बहुत सारे ग्रीन एल्गी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट हमारे आसपास मेजरली क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को स्टार्च के फॉर्म में, है ना? तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो सबसे बेसिक लाइफ प्रोसेस है, जो बेसिक फंक्शन है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रीन एल्गी क्या करती है? फूड प्रिपेयर करती है और उसको कन्वर्ट करती है किसमें? स्टोर करती है किसमें? ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म, है ना? हम बारी बारी से देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. हाँ? In if an organism can nourish itself by taking its own food using sunlight or chemicals, such mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition, है ना? चलिए, एग्जांपल क्या है फोटोसिंथेसिस का? फोटोसिंथेसिस करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स है, बैक्टीरिया है ना? प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय सनलाइट एनर्जी आर नोन एज फोटोट्रोफ्स. पहले भी देखा हमने, बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस फूड बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज कीमोटोट्रॉफ्स. तो दो टाइप के ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोट्रोफ और कीमोटोट्रॉफ. हमें क्या देखनी है यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस देखनी है ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फोटोसिंथेसिस, मैं आपको पूरी मैकेनिज्म समझाता हूँ फोटोसिंथेसिस की. आपने बचपन में कहीं ना कहीं बेसिक फंक्शन देखा होगा, बेसिक प्रोसेस जाना होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, बेसिक प्रोसेस क्या है. चलो यहीं पे समझा देता हूँ मैं, है ना? तो फोटोसिंथेसिस की जब भी आप चर्चा किए होंगे तो आपको एक इक्वेशन आपके सामने आया होगा, दैट इज CO2 plus H2O gives rise to the C6H12O6 plus O2 plus H2. क्लियर है यहाँ तक? ये सबको पता होगा, आप सब लोग जानते होंगे कि CO2 H2O की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या फूड प्रिपेयर करती है? क्या प्रिपेयर करती है? ग्लूकोज बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है और वाटर रिलीज करती है. देखिए, अब फोटोसिंथेसिस, जब भी हम फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल करेंगे वर्ड, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ न कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होंगे जो कि प्लांट को ऑब्टेन करना है. तो प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है, दैट इज फर्स्ट रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर, थर्ड वन इज द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हम इन्वायरमेंट से ले लेंगे, वाटर रूट के हेल्प से थ्रू द डिफ्यूजन एब्जॉर्ब कर लेती है रूट, कहां से? वाटर एंड मिनरल्स, सॉइल से. सनलाइट हमारे पास अवेलेबल है नेचर में, इन्वायरमेंट में, सन के थ्रू. और क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होती है, लीफ के अंदर होती है क्लोरोफिल. अब जब भी इसका बैलेंस इक्वेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या 6, यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यहाँ पे क्या दिखेंगे आप? 6O2 एंड 6O2 एंड 6H2O, है ना? यहाँ पे क्या है? 6H2. क्लियर है? अब फर्स्ट, जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेंगे, वाटर हमने कह दिया कहां से? प्लांट्स ले लेती है, सॉइल से. ये क्या प्रिपेयर करती है? ग्लूकोज बनाती है. अब एक बार जरा सा ध्यान से गौर से देखना, यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है ना? केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा दो प्रोसेस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन.
अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो ऑक्सीजन हमारे पास ऑब्टेन हुआ, ये जो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में ऑब्टेन हुआ, ये कहां से आया? वाटर से आया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आया? तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग आंसर देंगे वाटर से आएगा, कुछ लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। बट जब हम इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के डीप में जाएंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होता है कि ये प्रोसेस से वाटर से आया है। ये जो ऑक्सीजन ऑब्टेन हुआ कहां से आया है? ऑक्सीजन से आया है। और आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या फिर इसी का उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, या फिर रिमूवल बोल दो इसको, दोनों को रिमूवल, है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस H2O में यहाँ से H2O से O2 कन्वर्ट होने के दौरान क्या हुआ? हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। वाटर रिड्यूस हो गया, किसमें कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीजन में। अब इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पिक्चर में नहीं आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऐड हुआ है? कार्बन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो हमने क्या बोला था? हाइड्रोजन का एडिशन इज नोन एज हाइड्रोजन का एडिशन इज नोन एज रिडक्शन, है ना। यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये वाला प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो क्या बनेगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। एक बार फिर से देखो पूरा का पूरा प्रोसेस, है ना। फिर से ध्यान से देखिए कि क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर, है ना। ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा। इस पूरी प्रोसेस में आपको कम से कम इक्वेशन याद होना चाहिए। क्या है इक्वेशन? CO2 plus H2O, CO2 plus H2O gives rise to the C6H12O6, that is glucose plus O2 plus H2। क्लियर यहां तक? CO2 में क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और इस वाटर से क्या हुआ? ऑक्सीजन, सॉरी, इस वाटर से क्या हुआ? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुआ, डेट इज वाटर का ऑक्सीडेशन और CO2 का रिडक्शन। तो क्या बना? ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना, और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब थोड़ा सा आपको डीप में ले जाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना, एकदम ध्यान से देखना, डीप में ले जाता हूँ। ये जो पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसको हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। दैट इज लाइट फेज और डार्क फेज, है ना। पहला लाइट फेज और दूसरा डार्क फेज, है ना। अब लाइट फेज क्यों बोलते हैं? लाइट फेज इसलिए बोलते हैं कि दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट फेज। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे 11th में, बट थोड़ा सा, है ना, जस्ट इंट्रोडक्शन देता हूं मैं यहाँ पे कि लाइट फेज क्या होता है। लाइट फेज वो फेज है जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। क्या होती है तीन चीजें? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, है ना। वाटर ब्रेकडाउन होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H+ और ऑक्सीजन के अंदर, 2H++ ऑक्सीजन के अंदर। ये वाटर क्या होगी? ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसके हेल्प से? हाइड्रोजन में और इस ऑक्सीजन में। दूसरा क्या होगा? ये जो सनलाइट है, एनर्जी है, उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। किस फॉर्म में? एटीपी में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, है ना, एटीपी। एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको, है ना। 9th के अंदर आप पढ़ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर पे क्या होगा? एक प्लांट्स के अंदर आप क्लोरोप्लास्ट देखे होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा देखा होगा हमने, थैलाकोइड के अंदर स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन फॉस्फेट, NADP, है ना। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, NADP परा होता है। नेचुरली NADP थैलेक्वाइड के स्ट्रोमा के अंदर परा होता है। ये NADP क्या करेगा? इस NADP+ में ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बना,
ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADPH2। अब बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शन के अंदर 3 प्रोसेस हुई। फर्स्ट वन इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मतलब क्या, लाइट के प्रेजेंस में लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन, दैट इज नोन एज फोटोलाइसिस। इससे क्या जनरेट हुआ, प्रोटॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, जो कि हमने देखा था राइट हैंड साइड में फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में। ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा किसके फॉर्म में, NADP प्लस H प्लस के फॉर्म में, NADPH2 बना देगा। ये भी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से बाद में ये इसी से हम क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। एंड द सेकेंड वन इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बनेगा, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये H प्लस जो बना बहुत सारा, तो H प्लस किसमें खर्च हो जाएगा, NADP से NADPH2 बनाने में। और जो कुछ H प्लस बन गए, जो हाइड्रोजन बच गए, किसमें हो जाएगा, वही जो हमने पढ़ा था अभी, CO2 में H प्लस ऐड हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12 और O6 के अंदर, है ना। तो ये आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, बट अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के लिए क्या हमने देखना है, ये 3 चीजें देखनी है। तो हमने क्या देखा, ये लाइट फेज, है ना। तो फर्स्ट वन इज द लाइट फेज। सेकेंड वन क्या है हमारे पास, डार्क फेज, है ना। सेकेंड क्या है हमारे पास, डार्क फेज। अब डार्क फेज के अंदर क्या होगा, फर्स्ट फेज के अंदर ध्यान करो क्या हुआ, कभी क्या बताया हमने, मेमोराइज करो इसको, क्या बताया हमने अभी फर्स्ट फेज में, लाइट फेज में क्या बताया हमने, लाइट फेज में 3 प्रोसेस हमने बताई है। क्या बताया हमने, फर्स्ट क्या बताया हमने, ब्रेकडाउन होगा H2O का किसमें, H प्लस और वाटर में। सेकेंड क्या बताया, ATP का फॉर्मेशन है। थर्ड क्या बताया, NADPH2 बनेगा। बस इतना ध्यान रखो, 3 चीजें, H2O का ब्रेकडाउन, ATP का फॉर्मेशन और NADPH2। सेकेंड फेज क्या आएगा, दैट इज डार्क फेज। अब अभी तक कहीं भी आपके इस फेज में कहीं भी ग्लूकोज पिक्चर बनी है, कभी कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ। तो सेकेंड फेज में क्या होगा, CO2 का जो H प्लस बना था उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12 और O6, है ना, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 2 फेज होते हैं किसका, लाइट फेज और डार्क फेज, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए, तो टोटल हमने क्या पढ़ा, पूरी मैकेनिज्म देख लिया हमने, पूरे कैसा होगा, कहाँ पे होगा, क्या क्या चीजें हैं, रॉ मटेरियल, वो सब हम अभी देख लेते हैं एक बार और, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं, फोटोसिंथेसिस इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस by which green plants synthesize organic food. The food is prepared by green plant from the carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophylls. क्या क्या होगा इस दौरान, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बता दिया हमने, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ये सब आपको बता दिया, आप पूरी अच्छी तरह से ये सब जान चुके हैं, है ना, पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्लियर है। इससे पहले कि हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखें, हमें क्या देखनी है, कुछ चीजें देखनी है। क्या, कि जो रॉ मटेरियल है वो कैसे यूज होती है। तो, पहला रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस इज कॉल्ड द fixing of carbon dioxide. Carbon dioxide of the atmosphere is used by the terrestrial plants, whereas the hydrophytes use the carbon dioxide dissolved in the water. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है ना, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में जो पानी के अंदर प्लांट्स रहते हैं, फोटोसिंथेसिस तो भी करते हैं, बट वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहते इन्वायरमेंट्स के, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होती है, जो हाइड्रोफाइट्स होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करती है। नेक्स्ट वन क्या है, वाटर। वाटर हम बता चुके हैं कि रूट की हेल्प से क्या करेगी, जितने भी प्लांट्स है वो सब एब्जॉर्ब करेगी रूट की हेल्प से। ईच इंडिविजुअल रिक्वायर्स मिनिमम 2 लीटर ऑफ वाटर सिंगल डे। यहाँ पे इन्होंने हेटरोट्रॉप्स के रिगार्डिंग भी बात की है, सिंथेसिस ऑफ द डाइजेस्टिव जूस है ना, एक्सेट्रा, जितने भी ह्यूमंस है उन सबको वाटर चाहिए, प्लांट्स को भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। क्लियर है। चलिए देखिए एक बार और डिटेल में यहाँ देख लीजिए, क्या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एटसेट्रा। These components are necessary for the living organism to survive. Plants produce their own foods while the animals and human beings do not produce their own foods, and they are directly or indirectly depends on the plants, है ना, और animals for our food needs. फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हुआ पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। Plants are able to produce their own foods through the process called photosynthesis. That's why they are autotrophs. क्यों, क्योंकि इसके बाद क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। ध्यान से एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। फूड प्रोडक्शन प्राइमरी इज कैरिड आउट इन द लीव्स, लीव्स के अंदर होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी, थैलेक्वाइड्स के अंदर होगी। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द वेसल्स
जाइलम और वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, पढ़ चुके हम टिश्यू के अंदर, नाइन्थ के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस थ्रू द स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द गैसेस एक्सचेंज। जो भी इन्वायरमेंट के साथ हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं उसके लिए मेजर ऑर्गन जो क्या है, स्टोमेटा है ना, विच आर स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, है ना। अभी आप देखेंगे यहाँ पे गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं, पढ़ चुके हैं अपन, ये गार्ड सेल्स होते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं, है ना, इसके अंदर सब्सिडरी सेल्स ऐसे होते हैं, ये ऑर्गन हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट में और देखेंगे हम, बेटर हम इससे पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ पे वो किसके थ्रू होती है, तो हम किससे आंसर देंगे, स्टोमेटा के थ्रू, है ना, थ्रू द गार्ड सेल्स। क्लियर। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स व्हिच हेल्प इन द लीफ कैप्चर एनर्जी टू फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड्स, है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्लोरोफिल के अंदर सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। अब क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल्स है, एग्जैक्टली क्लोरोफिल करती क्या है, हमने तो सिंपली पढ़ लिया कि प्लांट्स के अंदर क्या होती है, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये चार चीजें रिक्वायर्ड होती है। बट क्लोरोफिल एक्चुअली में करती क्या है, तो कोई भी पूछे आपसे कि क्लोरोफिल मेन फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या करती है, तो आपको ध्यान देना है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के अंदर मेनली क्या करती है, जो लाइट एनर्जी मॉलिक्यूल्स है उस लाइट एनर्जी मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, कैरी करती है, और उसको एब्जॉर्ब करती है, और उसको कन्वर्ट करती है, एनर्जाइज करती है, और आगे ट्रांसफर करती है। अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नहीं हो, जैसे मान लो क्लोरोफिल इज लाइक सोलर, है ना, सोलर के जो पैनल होते हैं ना, तो सोलर के पैनल लाइट के एनर्जी जो लाइट आती है सोलर पे पड़ती है उसको एब्जॉर्ब करती है। जस्ट लाइक इन लीव्स क्लोरोप्लास्ट एक्ट्स एज अ सोलर पैनल, है ना। उसमें क्लोरोफिल क्या करेगी, उस लाइट एनर्जी जो पैकेट्स के फॉर्म में आएगी, फोटोन के फॉर्म में आएगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी और उसको आगे ट्रांसफर करेगी उसको एनर्जी के फॉर्म में। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट्स present in the leaves which help in the leaves capture energy from sunlight to prepare their food। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में एक और चीज बता दूं कि क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप के होती हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरिया क्लोरोफिल एटसेट्रा। बट अपने को क्या ध्यान रखने हैं, सिर्फ क्लोरोफिल ए, बी, है ना, बिकॉज जो मेजर जो पिगमेंट्स होती है, मेजर जो आप कलर देखेंगे, क्लोरोफिल करती क्या है, क्लोरोफिल एक और चीज करती है, क्लोरोफिल जो लीफ की कलर है उसको इम्पार्ट करती है ना। जैसा भी आपको कलर दिखता है, तो मेजरली आप आसपास देखेंगे तो आपको प्लांट कैसे दिखेंगे, प्लांट की लीफ कैसे दिखेगी, ग्रीन दिखेगी। तो मेजरली इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होती है। अदर टाइप्स आर आल्सो प्रेजेंट लाइक जैंथोफिल जो कि येलो कलर देती है, कैरोटीनॉइड्स ऑरेंज कलर देती है, एटसेट्रा। बहुत सारे टाइप्स के पिगमेंट्स हैं, बट हमें यहाँ क्या देखनी है, क्लोरोफिल के बारे में स्टडी करनी है, जो कि ब्लू टू ब्लू ग्रीन कलर इंपार्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। The production of food which takes place in the presence of sunlight is known as photosynthesis. Hence, the sun serves as the primary source of all living organism. Clear है? हमारे लिए भी, प्लांट के लिए, सबके लिए एनर्जी का सोर्स कौन है, मेनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सन। During photosynthesis, water and carbon dioxide used in the presence of sunlight to produce carbohydrate and oxygen. अच्छा, एक मेजर जो थिंग यहाँ पे आप नोट करके लिखना है ना, रिमार्क कर लेना यहाँ पे। मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या, ग्लूकोज, है ना, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। प्लस में यहाँ क्या है, वाटर, बहुत सारे लोग बोलेंगे वाटर। बट आपको एक मजे की बात बताऊं, तो ये जो ऑक्सीजन है दैट इज नॉट मेन प्रोडक्ट, दैट इज बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन कभी भी मकसद था ही नहीं प्लांट का बनाना। ऐसा नहीं प्लांट ने सोचा हमारे लिए कि रात को सोचा कि आज ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन बनाता हूँ, ऑक्सीजन, ह्यूमन मर रहे होंगे, इसको ऑक्सीजन देता हूँ, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन इज ए बाई प्रोडक्ट। ये ग्लूकोज बनाने के दौरान ये बाई प्रोडक्ट क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। कभी भी प्लांट्स का मोटिव था ही नहीं, प्लांट का पर्पस ये नहीं था कि ऑक्सीजन बनाया जाए। प्लांट का पर्पस क्या था, ग्लूकोज बनाना था, अपना एनर्जी प्रोडक्शन करना था, स्टार्च बनाना था, न कि ऑक्सीजन प्रिपेयर करना था, है ना। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया हमने। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड टू द ऑल लिविंग बीइंग्स, पता है आपको। ऑक्सीजन वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ इज रिलीज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको इक्वेशन यहाँ ध्यान रखनी है, बैलेंस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 12H2। यहाँ पे गलत लिखा है ना, इसको 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स राइज टू द C6
H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये सबको याद होनी चाहिए, है ना, टिप पे होनी चाहिए विथ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है? यहाँ तक बात है आपको क्लियर है कि नहीं? है ना, यहाँ तक एक बार देखिए हमने क्या पढ़ा, है ना, क्या देखा, अभी रिवाइज कीजिए जरा। क्या देखा हमने? लाइफ प्रोसेस के बारे में देखे कि लाइफ क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लिविंगनेस को मेंटेन रखने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। अगर हमें लिविंगनेस को डिफाइन करना हो तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, मेडअप ऑफ सेल्स, एक्सटर्नल स्टिमुलाइज के प्रति रेस्पॉन्डिंग होती है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, है ना। फिर हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस क्यों करते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं। फिर हमने न्यूट्रिशन देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखा, दैट इज ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ के अंदर कीमोटोट्रॉफ, फोटोट्रॉफ्स, फिर हेटेरोट्रॉफ के अंदर होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक देखा हमने, डिफरेंट टाइप, उसके एग्जांपल्स देखे हम लोग, है ना। फिर हमने ऑटोट्रॉफिक देखा, ऑटोट्रॉफिक मोड्स के अंदर हमने मेन देखा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने दो फेज देखे, लाइट फेज और डार्क फेज देखा। लाइट फेज के अंदर तीन प्रोसेस देखे। पहला हमने देखा क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखा, है ना, H प्लस और हाफ O2 में कन्वर्जन हो जाएगा। फिर दूसरा ATP का फॉर्मेशन, तीसरा NADPH2 का फॉर्मेशन। अगर नहीं आपको याद आया हो तो फिर इसको बैक करके देख सकते हैं वीडियो में, हमने बताया। क्लियर है? फिर आगे हमने क्या देखा, डार्क फेज देखा, जिसमें क्या इसका प्रिपरेशन हुआ, ग्लूकोज का प्रिपरेशन हुआ। फिर हमने क्या देखा, कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि कौन कौन परफॉर्म करते हैं, है ना, न्यूट्रिशन देखे डिफरेंट टाइप के। फिर हमने क्या देखा, जो जो रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, एटसेट्रा, कैसे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होती है, तो इसके इक्वेशंस देखा हमने, डिफरेंट टाइप के देखे। ये सारी चीजें हमने परफॉर्म किया। तो ये सारा चीज परफॉर्म करने के बाद हम किस पे मूव करते हैं, अब कहाँ मूव करते हैं, हेटेरोट्रॉफी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोर और लेस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम किस पे मूव करेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे मूव करते हैं, सॉरी हेटेरोट्रॉफ पे मूव करते हैं। ऑटोट्रॉफिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, किस पे मूव करते हैं, हेटेरोट्रॉफ पे मूव करते हैं, है ना। चलिए, जैसा कि आपने देखा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब भी हेटेरो वर्ड हमने देखा तो हेटेरो में क्या आपने देखा, हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। जो भी अपने फूड प्रिपरेशन के लिए, जो भी अपने फूड के प्रिपरेशन के लिए या फिर फूड ऑब्टेन करने के लिए दूसरे पे डिपेंड हो। दूसरे किस पे, क्योंकि एक ही तो यहाँ पे है हमारे अर्थ पे जो कि फूड खुद से बनाते हैं, दैट इज प्लांट्स। तो प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हो, दैट इज नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स, है ना। अच्छा, एक वर्ड हमने क्यों इस्तेमाल किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि जब भी हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आपने इसमें देखेंगे बहुत सारे टर्म सुना होगा आपने, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, जो प्लांट सिर्फ प्लांट खाते दैट इज हर्बीवोर्स, जो फ्लैश मीट खाते दैट इज कार्निवोर्स, एटसेट्रा। तो हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली डिपेंड्स हो भी और डायरेक्टली डिपेंड्स नहीं भी। तो क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन, द ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। अच्छा, एक चीज और, हम बैक चलते हैं वापस ऑटोट्रॉफ के अंदर। ऑटोट्रॉफ के अंदर आपको दो तीन एक्सपेरिमेंट्स दिखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, है ना। इसको शॉर्ट्स में मैं बता देता हूँ, एक्सपेरिमेंट दिखेंगे आपको एनसीईआरटी के अंदर। जैसे हमने देखा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए, इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, है ना। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, दो जार ले लेंगे हम यहाँ पे, है ना। क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, दो जार ले लेंगे। जार के अंदर क्या ले लो, डिफरेंट प्लांट्स ले लो, डिफरेंट प्लांट ले लो। अब इसको क्या कर दिया है, इसको ढक दिया है ना। अब एक में क्या रख लिया हमने, KOH रख लिया और एक में ओपन रख लिया, कुछ भी नहीं रखा। अब KOH की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, CO2 को एब्जॉर्ब करती है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2-3 घंटे के लिए दोनों प्लांट्स को, है ना, प्लांट लेट सपोज कि प्लांट ए है और ये क्या है, प्लांट बी, दोनों प्लांट को हमने रखा सनलाइट में रखा। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब KOH क्या करेगा, इस जार के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स थे उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस चलेगी। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने का सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या है, स्टार्च टेस्ट, है ना। स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट क्या होता है, स्टार्च टेस्ट को हम क्या करते हैं, जो भी लीफ होगा तो लीफ को क्या करेंगे हम पहले बॉयल करेंगे,
एल्कोहल से वॉश करेंगे, है ना। और सिर्फ जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्च बच जाए तो उस स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा देंगे, उस पर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। अगर ये लीफ कैसा हो जाए, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए, कैसा हो जाए, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए, तो ये हमें प्रूफ करता है कि उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर दूसरा कोई कलर परफॉर्म करे या फिर कलर शो नहीं करे, दैट मीन्स स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं कि CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। ऐसे ही आप किससे प्रूव कर सकते हैं कि लाइट, सनलाइट इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे? सिंपली आप क्या करें, देखो इसमें भी करता हूं मैं, दिखाता हूं कि लाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। आपसे कोई पूछे कि लाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस, कैसे प्रूव करोगे? तो दो प्लांट्स ले लो, सिंपली दो जार लेने हैं, है ना, दो प्लांट्स लेने हैं, दो प्लांट्स लेने हैं। अब एक के प्लांट्स के, मान लो ये क्या है, लीफ है ना, ये क्या है, लीफ है। इस लीफ पे क्या करना है हमें, एक ब्लैक पेपर लगा देना है ना, ब्लैक पट्टी या फिर ब्लैक कोई भी ऐसा पेपर लगा दो जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं हो, है ना, ओपेक हो। अब इस दोनों प्लांट को कहाँ रख दो, कहाँ रख दो दोनों प्लांट्स को, सनलाइट के अंदर रख दो। 2 और 3 आवर के बाद क्या देखोगे, दोनों प्लांट्स को यहाँ से भी एक लीफ लो और यहाँ से भी एक लीफ लो, दोनों लीफ को क्या करो, स्टार्च टेस्ट करो। एक में क्या आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट आएगा, इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट आएगा। तो इससे क्या प्रूफ होती है कि लाइट रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे एक और चीज प्रूफ होती है कि ओनली ग्रीन पार्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। एक और लीफ एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोलते हैं वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा बच्चों, वेराइगेटेड का मतलब क्या होता है, वेराइगेटेड का मतलब होता है पैचेज, है ना। बहुत सारे पैचेज आपके घर में क्या होंगे, मनी प्लांट्स होंगे। अब मनी प्लांट्स के अंदर पूरा प्लांट्स क्या होता है उसका, ग्रीन नहीं होते बच्चों, क्या होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। तो आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको क्या पाया जाएगा कि जो येलो वाला पार्ट्स है वो क्या होगा, उसके अंदर बहुत कम, बहुत माइन्यूट स्टार्च पाए जाएंगे, और वो नेगेटिव क्या होगा, स्टार्च एब्सेंट होगा और नेगेटिव टेस्ट करेगा स्टार्च के लिए। जो ग्रीन वाला पार्ट होगा, जो ग्रीन वाला पार्ट होगा क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट करेगा स्टार्च के लिए। क्लियर है। तो इन सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट चीजें कि कैसे लाइट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेट्स बैक टू द पॉइंट्स, हम कहाँ थे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, है ना। तो चलिए हम मूव करते हैं किस पे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए जरा देखिए, तो हेटरोट्रॉप्स के अंदर हमने क्या देखा, डिफरेंट टाइप देखे हमने हेटरोट्रॉप। अच्छा हाँ, हेटरोट्रॉप के अंदर हमने पहले ही न्यूट्रिशन देख चुके हैं। हेटरोट्रॉफिक के अंदर क्या होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। फिर हमें डिटेल से देखते हैं हम। चलिए फर्स्ट हम क्या मूव करते हैं, हेटरोट्रॉफिक एग्जांपल आपको जानने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स है ना, एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स आर द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 3 मेन टाइप है हेटरोट्रॉफिक के, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। पहले हम किसको स्टडी कर लेते हैं, फर्स्ट हम किस पे स्टडी करते हैं, सेप्रोफिटिक। तो देखिए सेप्रो मतलब क्या होता है, सेप्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डेड और डिकेइंग। जो सना गला है ना, देखते हैं ना, जो डिकेइंग होता है, जो मैटर डिके हो रहा होता है, सर गल रहा होता है ना, दैट इज नोन एज सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक जैसा पहले भी बता चुका मैंने, पहले क्या करेगा सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, ये जो मान लो क्या है, कोई अपने वेस्ट मटेरियल है, कचरा है, तो उस पर क्या करेगा पहले सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, लेट से फंजाई, क्या करेगा पहले अपना एंजाइम सिक्रीट करेगा, पहले इसको आउटसाइड द बॉडी क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, बॉडी के बाहर, अभी इंजेस्ट नहीं किया है, पहले डाइजेस्ट करेगा। तो सेप्रोफिटिक के अंदर एक बात आपको पहले ध्यान रखनी है कि फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन। इसका उल्टा होलोजोई के अंदर क्या होगा, पहले इंजेशन देन डाइजेशन, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, इस पे एंजाइम गिराए जाएंगे और फिर क्या होगा, एंजाइम गिराने के बाद इसको डाइजेस्ट करेंगे, सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको ऑब्जॉर्व करेंगे, दैट इज नोन एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो इसको परफॉर्म करेंगे दैट इज नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। सबसे इसका फेमस एग्जांपल आप अपने घर के अंदर देखे होंगे, ब्रेड मोल्ड, है ना, जो ब्रेड के ऊपर जो फंजाई लग जाती है ना, देखते होगा पहले ब्रेड कैसा रहता होगा, ऐसे एकदम कड़क सा रहता होगा, फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता होगा, है ना, ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक इस पे डॉटेड आने लगते होंगे, ग्रोथ होने लगता होगा, है ना, ईस्ट के अंदर, मशरूम के अंदर एटसेट्रा। तो मेन जो एग्जाम्पल है इसका दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो मेन जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल दैट इज द बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आपसे कोई पूछे कि सेप्रोफिटिक क्या होता है तो आप बता देंगे, उसके एग्जांपल बता देंगे, है ना। क्लियर यहाँ था बच्चों।
चलिए, तो इन सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द फूड्स, द फूड डाइजेस्टेड while it is still to be ingested. That means पहले digestion होगा, then after ingestion होगा. The digested food is then ingested by the organism. All the decomposers follow saprophytic nutrition. Some insects like housefly also follow this mode of nutrition, है ना. Some insects also follow करते हैं. वो क्या करते हैं, पहले बाहर ही क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं, देन आफ्टर उसको इंजेस्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना. पहले ही देख चुके हैं हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड. इनसाइड दैट इज नोन एज इनसाइड दैट इज नोन एज इनसाइड दैट इज नोन एज एंडोपैरासाइट्स, आउटसाइड दैट इज नोन एज एक्टोपैरासाइट्स, है ना. तो जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर और बाहर आएंगे दैट इज नोन एज होस्ट, और जो न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे दैट इज नोन एज पैरासाइट्स. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर है. इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, कस्क्यूटा, है ना. प्लांट्स के अंदर देखेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, कस्क्यूटा, है ना. आप पढ़ चुके हैं कस्क्यूटा के बारे में. कस्क्यूटा क्या होता है, कस्क्यूटा का सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, इसको नाम क्या है, फेमस एग्जांपल तो क्या बोले, इसका जो कॉमन नेम दैट इज नोन एज अमरबेल, है ना. आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर क्या होती है, प्लांट्स के अंदर पीले पीले येलो कलर के प्लांट्स के ऊपर ऐसे हेज लाइक मेकिंग, है ना, ऐसे क्रीपर्स, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ होती है. तो उसकी अपनी कोई रूट्स नहीं होती है, वो प्लांट्स के अंदर ऐसे जो स्टेम होती है उसके ऊपर से ही क्या करती है, सारा का सारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है. टिक, कैटल्स के ऊपर क्या होती है, टिक्स होती है, जिसको बहुत सारे बर्ड्स क्या करते हैं, उसको उस इंसेक्ट को खाते हैं. दूसरा लाइस होता है ना, लीच होता है, दे ऑल आर पैरासाइट्स. क्लियर है. टेप वॉर्म होता है, दे ऑल आर पैरासाइट्स. तो जिसमें क्या है, ये सब क्या है, एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल है, दीज आर एंडोपैरासाइट्स. तो पैरासाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि वेयर दे प्रेजेंट, है ना, बॉडी के बाहर की बॉडी के अंदर. बॉडी के अंदर होगा तो एंडोपैरासाइट्स, बॉडी के बाहर होगा तो एक्टोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स आर द पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, whereas the ectoparasite is the parasite that lives on the other outer surface of the body of the host. Generally attachments themselves during feedings. क्लियर है. तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने दो देख लिया, दैट इज सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक. क्लियर है. नेक्स्ट वन हमको मूव करना है किस पे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Holozoic mode of nutrition involves ingestion, internal process of the solid and liquid foods of an organism. This involves the step of ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. अभी देखेंगे हम नीचे. Ingestion is the intake of foods which broken down into the simple organic matter by the process called digestion. फिर क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एसिमिलेट करेंगे और देन एक्सक्रीट करेंगे, है ना. तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट्स, है ना, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक, सबका कौन सा मोड एक्सिबिट करते हैं, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर है. चलिए, तो फर्स्ट हमें जो देखना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इन न्यूट्रिशन इन अमीबा. न्यूट्रिशन इन अमीबा का मतलब न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हेट चलिए, तो हमें हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या देखना है, फर्स्ट हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर हमें कुछ बेसिक प्रोसेस हमें ध्यान रखने हैं. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, पहले भी मैंने समझाया आपको कि न्यूट्रिशन चाहे यूनिसेलुलर में हो, मल्टी सेलुलर में हो, इन सब में मेजर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेल का डिफरेंस होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सारी प्रोसेस हो रही है वो एक ही सेल के अंदर हो रही है, चाहे डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो. बल्कि मल्टी सेलुलर के अंदर डिफरेंट सिस्टम आर डिजाइन फॉर द डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना. डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, और उसके लिए अलग अलग जो फंक्शन है वो डिजाइन है. तो हम किस पे मूव करेंगे, फर्स्ट. तो जो अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होता है, अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. तो आपको अमीबा के अंदर आपको ध्यान रखने के लिए, अमीबा के अंदर आपको ध्यान रखना है. कैसे ध्यान रखेंगे, अमीबा के अंदर टोटल 5 प्रोसेस आपको ध्यान रखने. अमीबा के अंदर टोटल 5 प्रोसेस. फर्स्ट वन इज द इंजेशन, फर्स्ट वन इंजेशन. सेकेंड वन इज द डाइजेशन. थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन.
फोर्थ वन इज द एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज द इजेशन या फिर क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन, है ना। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्या है, इंजेशन। अब अमीबा के पास क्या होती है, अमीबा के पास होती है स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट। मतलब ये जो इसका जो काम क्या होता है, ये फिट की तरह काम करता है ना, हैंड और फुट की तरह, जो हमारे में हैंड होता है, हैंड। तो जब भी अमीबा के अंदर, अमीबा के सराउंडिंग में, अमीबा के विसिनिटी में कोई भी फूड पार्टिकल्स आएगा तो क्या करेगा, ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, एक वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर कर लेगा और इस पूरे फूड को क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। दैट इज नोन एज फूड वैक्यूल्स। अब इसे क्या होगा, फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इंजेशन। देन जब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब पूरी तरह से अमीबा इस फूड को क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, तो क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, अमीबा के अंदर, अमीबा के सेल के अंदर क्या होगा, एंजाइम का सेक्रेशन होगा, अंदर में क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, देन डाइजेशन। देन जो डाइजेस्टेड फूड होगा उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन। देन आफ्टर एसिमिलेशन, आपको यहाँ गौर करने वाली बात है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच जो न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म ने ऑब्टेन किया है वो क्या होगा, डिफरेंट सेल तक पहुंचेगा, एक सेल से दूसरे सेल तक, या फिर एक सेल में वन पार्ट से अनदर पार्ट में पहुंचेगा। तो इस अमीबा में जो यहाँ पे न्यूट्रिशन ऑब्टेन हुआ, डिफ्यूज्ड हुआ, वो अमीबा उसके हेल्प से क्या करेगा, ग्रो करेगा थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यूजुअली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफरिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेल टू द टिश्यूज, है ना, डिफरेंट टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना इज नोन एज एसिमिलेशन। एंड द लास्ट वन इज द, किसी भी सरफेस के थ्रू, है ना, जहां से भी फूड लिया है अमीबा, अपने किसी भी सरफेस के थ्रू क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, थ्रोन आउट कर देगा, अनडाइजेस्टेड फूड को। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको इजेशन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ड एक्सक्रीशन नहीं लिखा, इजेशन लिखा। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन में क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा, कुछ चेंज होगा फूड में, है ना, फूड में क्या करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, कुछ मिक्स होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। बट यहाँ एज सच कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्या किया उसने, जो अनडाइजेस्टेड फूड था क्या कर दिया, इजेस्ट कर दिया, दैट इज नोन एज इजेशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पूरे अमीबा के प्रोसेस में 5 प्रोसेस, अमीबा के डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में टोटल 5 प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इवन ऑल्दो सारे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन में ये सब सारे प्रोसेस होंगी, कुछ जगह पे कुछ डिफरेंस होगी, बट मेजर जो होंगी यही 5 होगी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देख लेते क्या कहते हैं। इंजेशन क्या है, इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इनटू द बॉडी आइदर बाय स्वेलिंग और एब्जॉर्बिंग। अमीबा पुशेस आउट pseudopodia to encircle the food and engulf it, forming a food vacuoles. This process is known as phagocytosis. Phagocytosis simply means कि फूड का क्या कर रहा है, इनगल्फ कर लेना, फूड ईटिंग, है ना। नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम के क्या करेंगे, उसको सॉल्युबल्स माइन्यूट फॉर्म में ब्रेक करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। फिर क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे साइटोप्लाज्म में, डिफ्यूजन की हेल्प से डिफरेंट सेल्स के पार्ट्स में जाएंगे। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, ऑब्टेन जो किया हमने, एनर्जी ऑब्टेन किया है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में जाकर के ग्रो करने में काम आएगा, सेल ग्रो करेगी। एंड देन आफ्टर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एडजस्ट कर देंगे, है ना, किसी भी सरफेस के थ्रू। क्लियर है? देन आफ्टर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद जो हमें मल्टी सेलुलर पढ़ना है, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। हम किसके अंदर न्यूट्रिशन देखेंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो सेक्शन है वो यही है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल, डिफाइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफाइन डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें इससे बन सकती है क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम ह्यूमन डाइजेशन पे जाए, है ना, पहले हम क्या देख लेते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो हम आपसे मैं पूछूं कि हमारा जो फूड लेते हैं, हम जो फूड इंटेक करते हैं उसका पाथ क्या होता है। सिंपली हम पाथ देखेंगे, एक एक करके पाथ मूव करेंगे। देखिए हम यहाँ से फूड को क्या करेंगे, यहाँ से माउथ से फूड जाएगी, कैसे मूव करेगी, बस उस पर फोकस करना है आपको, फोकस हो जाएगा, आपको पूरी तरह से आ जाएगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन होता है किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू, और यू कैन से बकल कैविटी के थ्रू। तो ये दिस इज द माउथ, माउथ के अंदर क्या है, टंग है, टीथ है,
तो मैं यही सारी चीजें मैं आपको इसी डायग्राम के थ्रू बता दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान देकर के 5 मिनट आप ध्यान से सुनिए, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको ध्यान से। टोटल एंजाइम कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहीं पे, है ना। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना है, फिर इसके बाद आपको फर्दर आपको पीपीटी से मैं दिखा दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ होता है। तो ध्यान से दीजिए प्लीज, 5 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बकल कैविटी के अंदर ये जो फूड मटेरियल है वो इंटर करेगा। टीथ की हेल्प से क्या होगा, टीथ की हेल्प से मैस्टिकेशन होगी, चबाया जाएगा, च्यू करेंगे उसको, है ना। प्रॉपर मिक्सिंग होगा टंग की हेल्प से, है ना। पहले मैं फूड का पार्टिकल्स का टोटल जर्नी बताता हूँ पाथ का, फिर उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से सिक्रीशन होंगे, कैसे डाइजेशन में जाएगा वो बताऊंगा। तो पहले फूड कहाँ मूव करेगा, बगल के बेटी माउथ। माउथ के बाद कहाँ करेगा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं इसोफेगस, अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसोफेगस में मूव करेगा। इसोफेगस, आफ्टर इसोफेगस फूड विल लीड टू द a bag like structure, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमक। स्टोमक के अंदर मूव करेगा। स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, है ना। एनसीईआरटी में नहीं दिया बट आपको ध्यान रखनी है, डेट इज फंडस एंड द नेक्स्ट वन इज द कार्डियक एंड द पाइलोरी। 3 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडस, दूसरे क्या बोलते हैं, कार्डियक, एंड द लास्ट वन इज द पाइलोरी। FCP ऐसे ध्यान रख सकते हैं, FCP, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरी। Then the food will lead to the small intestine. A small intestine will start from the duodenum. A small intestine further have 3 parts, that is duodenum, jejunum and ileum. DJI कैसे याद रखेंगे, DJI, duodenum, jejunum and ileum, है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द डुओडेनम। इसके बाद कहां जाएगा, वेरी क्वाइल्ड पार्ट, जो जेजुनम एंड इलियम में बहुत सारा क्वाइल्ड पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है, अबाउट 7-8 मीटर के लॉन्ग क्वाइल्ड पार्ट है, उसमें जाएगा इलियम पे। डेट देन इलियम कहां इंटर करेगा, कहां मिक्स करेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज द सीकम, दैट इज द सीकम। इस बार ये क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। क्या है ये, सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला पार्ट क्या होता है, सीकम, फिर क्या होता है, कोलोन, फिर क्या होता है, रेक्टम। तो ध्यान से देखिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होगा, सीकम, दैट इज द असेंडिंग कोलोन, दैट इज द ट्रांसवर्स कोलोन एंड दैट इज द डिसेंडिंग कोलोन। ये क्या है, सीकम, कोलोन एंड दिस वन इज द रेक्टम। क्या है ये, रेक्टम, एंड द लास्ट वन इज द एनस। तो आपने क्या देखा ध्यान से, पहले फूड इंटर किया किसके थ्रू, जब भी आपसे पूछे क्या पूछे, पाथ ऑफ फूड पूछे, कि फूड कैसे ट्रेवल करता है, तो क्या लिखेंगे, पहले माउथ या फिर बकल कैविटी, फिर कहां जाएगा, इसोफेगस, फिर कहां जाएगा, स्टोमक। अगर आपको याद है तो लिखिए इसके सारे पार्ट, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। नहीं याद है तो सिंपली क्या लिखें, आगे बढ़ेंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें भी आपको याद है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो लिखिए DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फर्दर पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में याद है तो भी लिखिए इसके सीकम, कोलोन, रेक्टम। नहीं याद हो सिंपली लार्ज इंटेस्टाइन। देन क्या मूव करेंगे आपको, रेक्टम एंड देन एनस। ये आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए, क्या, पाथ ऑफ फूड। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है आपको, क्लियर यहां तक, इतनी बातें समझ में आती, केवल पाथ ऑफ फूड समझ में आती है आपको पूरी पूरी। चलिए नेक्स्ट आप क्या मूव करेंगे, कभी भी पाथ ऑफ फूड पूछेगा तो सिंपली इतना तो ध्यान रखना ही है आपको, है ना। बड़े फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक याद नहीं रखे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम याद नहीं रखे, सीकम, कोलोन, रेक्टम याद नहीं रखे, कम से कम कितना याद रखना है, माउथ। माउथ से कहां इंटर करेंगे, इसोफेगस, इसोफेगस के कहां मूव करेंगे, बोलिए, इसोफेगस से मूव करेंगे स्टमक में, फिर स्टमक से कहां मूव करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन आफ्टर रेक्टम एंड एनस, रेक्टम एंड एनस। क्लियर है यहां तक, बोलिए बच्चों, यहां तक क्लियर है। देन आफ्टर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग, जब यहाँ माउथ से लेकर के एनस तक जब फूड पास आउट हुआ तो कौन कौन से सिक्रीशन हुआ उसके, है ना, कौन कौन से सिक्रीट हुए, क्या क्या सिक्रीट हुए। तो माउथ के अंदर जो फर्स्ट सब्सटेंस सिक्रीट हुआ दैट इज द सलाइवा। सलाइवा किससे सिक्रीट होती है, सलाइवरी ग्लैंड से, किससे, सलाइवरी ग्लैंड्स। देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन आर बकल कैविटी। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, और इसी को बोलते हैं सब मैक्सिलरी और
सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। क्लियर है बच्चों? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, देन सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। चलो इसको फ्रेश से लिख देता हूं मैं, देखो जरा। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कौन है? पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी। पैरोटिड क्या होता है? चिक के बिहाइंड, चिक के बगल में होता है। सब मैक्सिलरी जॉ के पास होता है। एंड तीसरा सब लिंगुअल, बिलो द टंग। इन तीनों सैलिवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीशन होता है? एक एंजाइम सिक्रीशन होता है जिसको बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज। याद रखना, मैं अभी आऊंगा इस पे, सैलिवरी एमाइलेज पे। सैलिवरी एमाइलेज क्या क्या करता है, कौन कौन से एंजाइम आता है, तो उस पर ध्यान देंगे हम, है ना। सैलिवरी एमाइलेज। तो पहला माउथ के अंदर फर्स्ट एंजाइम क्या आया? सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज। इसी को क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। क्या नाम है इसका? टाइलिन। चलिए, अब फूड यहां मूव करेगी ईसोफेगस में। ईसोफेगस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी डाइजेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ईसोफेगस में एज सच कोई एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। क्योंकि ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। यहाँ से फूड क्या करेगा? थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां पहुंचेगी? स्टोमक के अंदर पहुंचेगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज जस्ट अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच मस्कुलर पार्ट, है ना, मस्कुलर पार्ट क्या होगा? मस्कुलर पार्ट की हेल्प से फूड क्या करेगी? आगे की तरफ मूव करेगी। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। फूड कहां पहुंच गई? स्टोमक में। स्टोमक के अंदर, आपके स्टोमक के अंदर टोटल, ये पहला हो गया फर्स्ट। सेकंड, स्टोमक के अंदर 3 चीजें सिक्रीट होती है। क्या क्या? एक म्यूकस, पहला म्यूकस, दूसरा पेप्सिन, एंड तीसरा HCl। ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी। अब स्टोमक की जो वॉल होती है, स्टोमक की जो दीवार होती है, इस दीवार पे क्या होती है? म्यूकस की थिक कोटिंग होती है। क्यों होती है थिक कोटिंग भाई? क्योंकि जो स्टोमक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बट ये जो कुछ सेल्स होती हैं, वो सेल क्या सिक्रेट करती है? HCl सिक्रेट करती है। और आपको पता है HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। उसकी पीएच कितनी होती है? 1.5 to 2 पीएच होती है। अब इतनी पीएच पे इसके जो स्टोमक की वॉल है क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है, एक्सक्रिएट हो सकती है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए क्या करती हैं? इस स्टोमक के वॉल पे क्या होती है? थिक कोटिंग ऑफ म्यूकस होती है। क्लियर है? जो एक एंजाइम रिलीज होती है, दैट इज द पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन होता है, ये जो पहले तो किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम क्या? प्रोपेप्सिन और पेप्सिनोजेन। प्रोपेप्सिन और पेप्सिनोजेन। जैसे ही ये HCl के संपर्क में आता है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द एक्टिव पेप्सिन, एंड दिस पेप्सिन विल वर्क ऑन द प्रोटीन। किस पे वर्क करेगा? प्रोटीन पे वर्क करेगा। और प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किसमें? छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में। पर पेप्टाइड्स में क्या करेगा? कन्वर्ट्स करेगा। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने क्या देखा कि केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा। एक और चीज, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? देखिए, हमारे फूड के अंदर टोटल 3 टाइप के, मेजरली 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। ये 3 टाइप के, हमें ये 3 टाइप के डाइजेशन करना है ना। डाइजेशन मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली हमारे ब्लड में ऑब्जर्व नहीं हो सकती, इसको हमें क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। तो सिंपली डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। फैट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? अब जब फर्स्ट प्रोसेस हो गया सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से, क्या हो गया? स्टार्च जो होती है, सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से क्या होती है? स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू द डाइसेकेराइड्स। किसमें? डाइसेकेराइड्स में। डाइसेकेराइड्स लाइक माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया? माल्टोज के अंदर। तो अभी तक हमने क्या देखा? पहला, सलाइवरी एमाइलेज क्या डाइजेशन करता है? स्टार्च का, माल्टोज में।
दूसरा पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड्स। अब कहाँ पहुंचेगा फूड? अब फूड पहुंचा स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर पड़ा हुआ है, फिर कहाँ पहुंचेगा? डिओडिनम के अंदर। अब इस डिओडिनम के पास अगर ध्यान से देखेंगे, डिओडिनम के पास, तो इस राइट हैंड साइड में क्या है? इस साइड में क्या है? यहाँ पे लीवर क्या है प्रेजेंट? लीवर। लीवर क्या सिक्रेट करती है? बाइल, है ना? बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, और इसको मिला क्या बोलते हैं? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ स्टोर होती है बच्चों? गॉल ब्लैडर। सिक्रेट किसने किया? लीवर ने। सिक्रेट किसने किया? लीवर ने। स्टोर कहाँ हुआ? स्टोर कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर के अंदर, है ना? तो कहाँ हुआ? गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर से सिक्रेशन कहाँ होगा? ड्यूडेनम के अंदर बाइल जूस सिक्रेशन होगा। इसी लेफ्ट हैंड साइड में, इसी यहाँ पे जो कर्व है ना, यहाँ पे जो कर्व है, ये स्टोमक, ये स्टोमक, ये ड्यूडेनम, इस साइड पैंक्रियाज, और यहाँ पे क्या है? लीवर। तो ये जो पैंक्रियाज है, ये जो पैंक्रियाज है, क्या सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रेट करता है बच्चों? पैंक्रियाटिक जूस, है ना? तो पहला तो लीवर से बाइल जूस, और यहां से क्या होगा? पैंक्रियाटिक जूस। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल होती है, उससे सिक्रेट होती है क्या? इंटेस्टिनल जूस। क्या सिक्रेट होती है? इंटेस्टिनल जूस। क्लियर है बच्चों? टोटल तो पूरे के पूरे क्या हो गए? इंटेस्टिनल जूस। अब बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस क्या करेगा? जितने भी जो फैटी सब्सटेंस है, जितने भी लिपिड थे, उसको क्या करेगा? इमल्सीफाई करेगा। इमल्सीफाई मतलब जो लार्ज फैट के जो ड्रॉपलेट्स थे, उसको क्या करेगा? कन्वर्ट्स करेगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स के मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? पैंक्रेटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन होते हैं, फिर लाइपेज होते हैं, पैंक्रेटिक लाइपेज होते हैं, और पैंक्रेटिक एमाइलेज होते हैं, है ना? तो पैंक्रेटिक जूस के अंदर भी 3 एंजाइम, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, फिर से इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। दूसरा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एंड थर्ड वन इज द पैंक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन पे। फर्दर ब्रेकडाउन करेगा इसको। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो बचा हुआ स्टार्च था, है ना, कुछ स्टार्च तो यहाँ सेलेब्री एमाइलेज में 30% अबाउट ब्रेकडाउन हो गया था, जो बच गया स्टार्च, उसको क्या कौन ब्रेक करेगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एंड द लाइपेज जो लिपिड्स हैं उसको कन्वर्ट्स करेगा। एंड द लास्ट वन इज द इंटेस्टिनल जूस। जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं, जितना भी बचा हुआ होगा जो कन्वर्ट नहीं हुआ है, उन सबको सबसे फाइनली कौन डाइजेस्ट करेगा? इंटेस्टिनल जूस डाइजेस्ट करेगा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगा? डाइजेशन एंड हो जाएगा। यहाँ तक जितने भी मेजर डाइजेशन थे सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब ये जो कहाँ इंटर करेगा? फूड सीकम के अंदर, कोलोन के अंदर। इस कोलोन के अंदर क्या होगा? मेजरली वाटर के एब्जॉर्प्शन होगा। जितने भी वाटर एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे रेक्टम के अंदर, और फिर, है ना, डिफिकेट हो जाएंगे, है ना, फीकल मैटर के थ्रू कहाँ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, जब भी आपकी वॉलंटरी एक्शन होगी तब, वॉलंटरी नीड होगी जब, या फिर नेचुरल अर्ज होगी तो उसके अकॉर्डिंग। चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आई? एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर देता हूँ पूरा कैसे डाइजेशन हुआ। डाइजेशन तो समझ गया, पाथ ऑफ फूड तो समझ गए आप, है ना? बट एक बार पूरा मैं एंजाइम आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम। देखिए एक बार बच्चों, एक मिनट बस टाइम दो मुझे। देखिए, तो जब भी हम एंजाइम की बात करेंगे तो क्या आया? पहला माउथ के अंदर क्या आया? सेलेब्री एमाइलेज। क्या किया इसने? स्टार्च को ब्रेक डाउन किया किसमें? माल्टोज के अंदर। लिखते जाना, देखते जाना ध्यान से। दूसरा क्या होगा? स्टोमक के अंदर 3 चीजें रिलीज हुई। पहला म्यूकस, दूसरा क्या रिलीज हुआ? पेप्सिन, तीसरा क्या रिलीज हुआ? HCl। पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया किसमें? पेप्साइड्स के अंदर। HCl ने क्या किया? एक्टिवेट किया था पेप्सिन को, है ना, वो सब बता चुका हूँ। म्यूकस का फंक्शन बता चुका हूँ। थर्ड मूव करेगा फूड कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 चीजें हुई, क्या क्या रिलीज हुए? पहला बाइल जूस, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस। इसके अंदर क्या क्या था पैंक्रियाटिक जूस के अंदर? ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज।
फिर कहाँ मूव करेंगे हम, फिर कहाँ मूव करेंगे, बाइल जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, देन आफ्टर इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस के अंदर क्या क्या होंगे, जितने भी एंजाइम्स होंगे जो बच गए थे, सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होंगे, इंटेस्टिनल जूस के अंदर आ जाएंगे, और इसको फर्दर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब फर्दर हम यहाँ पे इसको फाइनल टच देते हैं, फाइनली देखते हैं कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है, देखिएगा ध्यान से। तो क्या दिया, ह्यूमन बींग्स आर द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम्स। Digestive system, the human being digestive system is composed of the alimentary canals, some accessory glands are also present in there. The alimentary canal is divided into the several parts like esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Salivary glands, liver, pancreas are accessory glands which lie outside the alimentary canals. ये सब क्या करेंगे, ये सब डाइजेस्टिव जूस करेंगे। इस तरह आपने डायग्राम की हेल्प से अपने सबको बता दिया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखा होगा आपने, अपेंडिक्स है ना, इस सीकम के पास क्या होती है, एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। आपने अपने घरों में सुना होगा कि बहुत बार अपेंडिक्स को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है ना। तो जब भी कुछ अनवांटेड चीजें, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे इकट्ठा होने लगती है, डिस्ट्रक्शन होने लगती है, सड़ने लगती है, तब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तभी हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, है ना। ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक मतलब इसका एक एंड क्या है, क्लोज है। क्लियर है? चलिए तो माउथ से शुरू करते हैं। माउथ में क्या क्या चीजें हमें मिली थी, माउथ में मिली थी सलाइवा, सलाइवा ने सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी, क्या करेंगे, उसको फूड मिक्स करेगी, इजिली स्वेलिंग होने के लिए, पेरिस्टाल्सिस के लिए, इसोफेगस के स्टमक में जाने के लिए इजिली हो जाएगा। सलाइवा आल्सो कंटेन द एंजाइम नोन एज सलाइवरी माइलेज और टाइलिन। सलाइवरी माइलेज डाइजेस्ट द कन्वर्ट्स सुक्रोज और स्टार्च इनटू द माल्टोज, है ना। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये माल्टोज के अंदर, बता चुका हूं। टीथ होते हैं हमारे अंदर, है ना, 32 टीथ होते हैं। टीथ का फॉर्मूला होता है एक, है ना, आपने अगर कभी पढ़ा हो, है ना, आप फिर नेक्स्ट 11th में पढ़ेंगे अगर नहीं आपको आता। टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3। हमारे पास टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं, कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन कौन से टीथ होते हैं बेटा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टोटल कितने होते हैं, टोटल हमारे पास देखो, ये अपर जॉ, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ, ये अपर जॉ का लेफ्ट हाफ, ये राइट हाफ, ये लेफ्ट, ये राइट, ये अपर और ये लोअर। इसमें टोटल 8, इसमें टोटल 8, इसमें टोटल 8, इसमें टोटल 8, है ना। ये टोटल सिमेट्री में होते हैं ऐसे। तो इसका एक सिमेट्री का, एक हाफ का, अपर हाफ का फॉर्मूला कितना है, 2 1 2 3, मतलब 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, टोटल 8। तो 8 × 4 टोटल कितने हो गए, 32 टीथ, 8 साइड ऐसे। क्लियर है बेटा? चलिए, तो तीत के ऊपर क्या होती है, आपको तीत के बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस इतना जानना कि तीत के ऊपर क्या होती है, तीत का जो व्हाइटिश मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामेल। अभी तीत के नीचे फोटो है, डायग्राम है, मैं आपको दिखाऊंगा, बट ज्यादा डिटेल में नहीं जानना आपको, बट तीत कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और तीत का फॉर्मूला क्या होता है, इतना काफी है। तीत आर द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बगल कैविटी, दे हेल्प अस टू कट, sear, masticate the food we eat. The vertical section of the tooth show 4-layer enamel, dentine, cements and dentile pulps. ये सब आपको नहीं जानना, बट एनामेल्स, है ना, एनामेल्स क्या होती है, डेंटाइन क्या होती है, वो देखना है आपको। एनामेल आउटर लेयर होती है, साइनी होती है ना, हार्डेस्ट मटेरियल होती है, ये सब चीजें। तो ये क्या है, एनामेल्स है। ये एनामेल जो आउटर की जो पार्ट होती है, एनामेल बोलते हैं इसको। डेंटाइन्स, ये सब टोटल ब्लड वेसल्स होती है, पल्प होती है ना, क्राउन और रूट्स होती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जब यहाँ से जब फूड च्यू हो जाएगा तो कहाँ मूव करेगा, इसोफेगस के अंदर। तो सेल ऑफ फूड पासेस इनटू द इसोफेगस, द मस्कुलर ट्यूब्स, सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो टोटल चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन सब चीजें। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है विद स्फिंक्टर वाल्व्स ओपनिंग एट द ईच एंड्स। देखिए, जहां भी हम दो, यहाँ पे जंक्शन है ना, जहां पे दो भी जंक्शन हो रही है, जहां पे मर्ज हो रही है, वहां पे हर जगह पे क्या है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब वाल्व लाइक स्ट्रक्चर जो कि बैकफ्लो को रोकेगा। यहाँ पे भी क्या है, स्फिंक्टर है। यहाँ भी क्या है, स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर, यहाँ पे भी स्फिंक्टर, हर जगह स्फिंक्टर है ना। चलिए, the function to transport the food and fluid after being swallowed from the mouth to the stomach, food is pushed by the peristaltic movement, बता चुका हूँ। Next, stomach, it is served the muscular bag which is situated toward the left side of the abdominal cavity beneath the diaphragm। देखिए, लेफ्ट और राइट में हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा, तो जब भी आप अपने आप को देखें तो क्या करें, उल्टा उसको इमेजिन करें।
क्योंकि जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको उल्टे साइड से देखेंगे, है ना, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो घूम जाएंगे ऐसे, है ना, जब भी आप ड्रॉ करेंगे कॉपी पे तो उसको उल्टे साइड अपने राइट को लेफ्ट साइड या लेफ्ट को राइट साइड ड्रॉ करेंगे। इट इज अ वाइटल organ acts as a storage of the food and provide enough time to digest for the meals। जो भी फूड लेते हैं तो 4 to 5 आवर्स क्या रहते हैं, स्टमक के अंदर रहते हैं, देन आफ्टर डाइजेशन होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स मेंटेन करेगा। तो जितने भी फूड के अंदर जो फूड होते हैं, सॉरी, स्टमक के अंदर जो फूड होती है कैसी नेचर की होती है, कैसे नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है बेटा, है ना। चलिए, HCl, it is the digestive food formed by the stomach during the process of digestion। It function by the destroying harmful microorganism present in the food particles। नेक्स्ट, म्यूकस का फंक्शन बता दिया हमने आपको, है ना, क्या करेगा, पूरे जो जो स्टमक की जो वॉल है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। पेप्सिन, है ना, क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इनएक्टिव जाइमोजेल सेल से रिलीज होती है पेप्सिनोजन से, उसको एक्टिव करेगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर आगे होगा, है ना, जो हम देखेंगे यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। इसने यहाँ पे ये फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक 4 पार्ट हमने पढ़ा था ना, ये फंडस, ये कार्डियक और ये पाइलोरिक। तो यहाँ पे क्या होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर रेफर टू द बंच ऑफ द विसरल मसल्स रिटेनिंग द पॉइंट बिटवीन द पाइलोरस ऑफ द स्टमक एंड द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से ड्यूडेनम शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे तो इसका बैक फ्लो को रुकेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट को स्टमक में नहीं जाने देगा। दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर का ये काम। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है क्या है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट एंड द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नोन एज काइम। अच्छा देखिए, जो स्टमक के अंदर फूड था उसको क्या बोलते हैं, बोलस। अब ये फूड किसमें कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं काइम के अंदर। क्लियर है। Digestion of chyme in preparation of the absorption of the small intestine। Many chemical secretion from the pancreas, liver and gallbladder। समझ आया आप बच्चों, पैंक्रियाज से क्या आएगा, पैंक्रेटिक जूस, लीवर से क्या आएगा, बाइल जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस। ये सब क्या करेगा, डाइजेशन को आगे करेंगे। लीवर से क्या करेगा, लीवर से टोटल बाइल जूस, हमारे पास क्या आएगा, बाइल गेट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड बाइल रिलीज बाय द रिक्वायर्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है। इसके 3 पार्ट्स हैं, आप पढ़ चुके हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। क्लियर है। ये डुओडेनम पहले वाला, ये सब पार्ट क्या है, जेजुनम एंड इलियम। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। अब जो भी फूड हमारे पास डाइजेस्ट हुआ है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन कराना होगा। अब वो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होगा, विलाई के थ्रू होगा। विलाई के थ्रू, ये जो विलाई आप देख रहे हैं छोटे छोटे, इसमें क्या होते हैं, सरफेस होते हैं, इनरोमस सरफेस। विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, जिससे क्या करे, फूड इजिली डाइजेस्ट हो पाए, सॉरी इजिली एब्जॉर्ब हो पाए। अब एब्जॉर्ब कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर। ये सब क्या है, ब्लड वेसल से ब्लड वेसल पहुंच जाएगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, डेट मीन्स अमीनो एसिड और ग्लूकोज का, यहाँ से तो डाइजेशन हो जाएगा। बट जो लिपिड्स होते हैं, जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वायली सब्सटेंस है, उसका एब्जॉर्प्शन इस इंटेस्टिनल विलाई से नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वायल क्या होती है, वाटर रिपेलेंट होते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसका वाटर से दोस्ती नहीं होता, वाटर को लाइक नहीं करता ये, इसलिए इसमें मिक्स नहीं होगा। इसके लिए अलग सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि लिपिड का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट कहां मूव करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज अ थिक लॉन्ग ट्यूब मेजरिंग अराउंड 5 फीट इन लेंथ। कितना, 5 फीट इन लेंथ, जस्ट बीनीथ द स्टोमक, जस्ट बीनीथ द स्टोमक, है ना। इसके बाद क्या करेगा, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जो आपने देखा है ना, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, सीकम कुछ बैक्टीरिया को भी अपने पास रखती है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि हमारे यूजफुल बैक्टीरिया है, वो किसके अंदर होती है, सीकम के अंदर होती है ना। फिर कोलोन के अंदर, दैट इज द असेंडिंग कोलोन, दैट इज द ट्रांसवर्स कोलोन, दैट इज द डिसेंडिंग कोलोन, है ना, दैट इज द रेक्टम। है, आप फाइनली क्या है, एनस। डाइजेस्टिव एंजाइम सारा आपको बता चुका हूं मैं, सलेवरी एमाइलेज के बारे में बता चुका हूं आपको, पेप्सिन के बारे में बता चुका हूं, ट्रिप्सिन, है ना, जो कि किससे रिलीज होती है, पैंक्रेटिक जूस से। लाइपेज के बारे में बता चुका हूं, इंटेस्टिनल जूस। अब जो इंटेस्टिनल जूस है, जो फाइनली आपसे कोई पूछे कि कैसे कन्वर्ट होगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आया था, देखिए फाइनली हमारे पास माल्टोज था, है ना। फिर क्या था हमारे पास, जो लाइपेज से हमारे पास हुआ था, लाइपेज पे हमने जो पैंक्रेटिक लाइपेज एक हुआ, तो क्या बना था हमारे पास, डाइग्लिसराइड बना था, है ना। लाइपेज पे, लिपिड्स पे, लिपिड से कन्वर्ट हो क्या बना था, डाई ग्लिसराइड्स। और प्रोटीन्स क्या बना था हमारे पास, पेप्टाइड्स था, पेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल्स। इन सब पे क्या होगा, माल्टोज पे क्या बनेगा, माल्टेज,
एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। डाइसैकेराइड से क्या बन जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और पेप्टाइड से क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड। तो आपको ध्यान क्या रखना है, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट से क्या बना, लास्ट में क्या बना कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज। लिपिड से क्या बना, लिपिड और ऑयल से क्या बना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। पेप्टाइड से क्या बना बच्चों, अमीनो एसिड्स। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल गया। अब इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बेटा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं हमें कि क्या समझ नहीं आया आपको, कुछ भी नहीं आया है ना। फिर इसको मैंने आगे नेक्स्ट लाइव प्रोसेस रेस्पिरेशन लूंगा इसके बाद, है ना। यहाँ तक सारी प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद रेस्पिरेशन लेंगे, रेस्पिरेशन पे मूव करेंगे, है ना। पूरा आपको एक बार फिर से रिकैप दे देता हूं मैंने, कैसे कैसे डाइजेशन हुआ, सो आप देख लीजिए यहाँ से। चलो आ जाओ फटाफट से, है ना। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ क्या बताया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से फूड क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, इसमें इकट्ठा हो गया, है ना। और जब भी डिफिकेशन करना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अनवांटेड फूड क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। क्लियर है बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। क्लियर है। इतनी बातें समझ आती है कि नहीं आपको, बताइए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, 4-5 चीजें। फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और पीछे एक बार बैक करके रिवाइव करके देख सकते हैं। क्लियर है बेटा। चलो, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।